तो सबसे पहला जो लक्षण आता है वो आता है डिप्रेस्ड मूड, यानी कि मूड डिप्रेस हो जाता है। लेकिन अब इसको डिस्टिंग्विश कैसे करें? जैसे सपोज कीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ और उसका मूड डिप्रेस हो गया, तो क्या हम उसे डिप्रेशन का पेशेंट मानेंगे? तो एक और लाइव एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आपने सुना होगा कि वो रस्सी छू गई और उसको लगा कि मुझे सांप ने काट लिया। होता क्या है कि आपका बॉडी, मन जैसा विचार उत्पन्न करता है, आपकी बॉडी भी वैसे ही रेस्पॉन्ड करती है। तो अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हो तो यू हैव टू इमोशनली डिटैच फ्रॉम दैट पर्सन। आपको उससे इमोशनली डिटैच करना पड़ेगा अपने आप को, तभी आप हेल्प कर पाओगे। क्योंकि एक शैक्षणिक संस्थान में हूँ तो मैं यहाँ पे बहुत ही नए उम्र के लड़के लड़कियों को देखता हूँ और बहुत सी चीजों से मैं आपकी बातों का सामने स्थापित कर पाया हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो डिप्रेशन की अवसाद की जो परेशानी हम अपने बच्चों में यहाँ पे देखते हैं, उनके व्यवहार को जब हम आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनके माँ बापों को ज्यादा बड़ी जरूरत है काउंसलिंग की, जो कि उनको इतना बड़ा दबाव में रखते हैं कि वो यहाँ आके जब एकदम खुलते हैं और जब वो उसका जब दुष्परिणाम आता है तो फिर हम बड़ा दुखद है ये हमारे लिए कि हमारे देश में हम 23 IIT हैं और IIM वगैरह हैं। हम लगभग संख्या नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत से होनहार बच्चों को खो बैठते हैं। जी, डॉक्टर दिनेश विश्वास जी का स्वागत है। आप हमारे समूह में दूसरी बार आ रहे हैं। पहले भी आपको सुना था और बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा और लोगों की इच्छा थी कि आपको फिर से सुने, तो बहुत शुक्रिया। जिन लोगों को पूरे परिचय की जानकारी नहीं है तो जिन लोगों को पूरे परिचय की जानकारी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर इतनी लाइट नहीं है। मैं लुधियाना से मैं हूँ एक कार्यक्रम में। तो आपका जो अध्ययन है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय और फिलीपाइंस यहाँ से हुआ है। तो आपने इस अध्ययन के दौरान कई स्थानों से आपने ये स्टडी की है, रिसर्च किया है और अभी जो है एक काया बंधु सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है आपका, जो है बरेली में। तो बरेली के ही हमारे डॉक्टर साहब हैं देवेंद्र जी, और बरेली से ही आपका संपर्क है। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो जी आ रही है। जी। तो आप बरेली में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आप उसका काया बंधु जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसका काम देख रहे हैं, उसके आप प्रमुख हैं। तो मैं डॉक्टर दिनेश विश्वास जी को स्वागत करता हूं। तो पहले कुछ समय आप अपनी बात रख लें, लगभग आधा घंटा, फिर उसके बाद जो प्रश्न उत्तर होंगे। तो दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्कार। तो मैं ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? यस। सर, आप सभी को पुनः एक बार आपके इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर दिनेश। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इस टॉपिक पे लोग अमूमन बात करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जिस तरीके से हार्ट है, किडनी है, लीवर है, उसके डिसऑर्डर्स होते हैं, उसी तरीके से ब्रेन के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको हम लोग मेंटल इलनेस की श्रेणी में रखते हैं। और अमूमन लोग ये स्वीकारना नहीं चाहते कि उन्हें ये बीमारी है, या उनके अटेंडेंट, उनके परिवार वाले ये स्वीकारना नहीं चाहते कि इन्हें डिप्रेशन है, तनाव है। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें अमूमन लोग, अगर अटेंडेंट, परिवार वाले अगर ट्रीटमेंट करते भी हैं तो बहुत लंबे समय तक चूंकि ट्रीटमेंट चलता है इसका, तो वो स्वीकारना नहीं चाहता कि इतने लंबे समय तक दवा की क्या जरूरत है। मे भी हो सकता है कि वो उनके अटेंडेंट ये सोचते हैं कि पेशेंट प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसको पेशेंट, जिसे हम लोग कह सकते हैं आम भाषा में, बहाना कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है, या फिर थायराइड हो जाता है, या फिर हाइपरटेंशन हो जाता है, तो
जीवन भर उसकी दवा वो खाता है, उसके लिए अटेंडेंट कुछ नहीं कहते, परिवार वाले कुछ नहीं कहते, लेकिन डिप्रेशन की बात जहां आ जाती है वहां पे पेशेंट को ये लगता है कि ये एक तरीके से बर्डन हो गया है। कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन हमारा जो है वो भी एक हमारे शरीर का ही अंग है, और उसमें होने वाली व्याधियां जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि हम उस चीज को समझते नहीं है, उसके बारे में हम एजुकेटेड नहीं रहते, अवेयर नहीं रहते, इसलिए हमें लगता है कि ये शायद एक बहुत आम सी बीमारी है। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये एक ऐसी बीमारी है, डिप्रेशन या फिर और भी मेंटल इलनेसेस है, लाइक सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मेनिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, ये वे लीड टू दी सुसाइडल अटेम्प्ट। ये ऐसे लेवल तक भी जा सकती है जिसमें पेशेंट अपनी जीवन को छोड़ने के प्रयास भी कर सकता है, वो उसे ये लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है। तो आइए आज हम सब लोग जानते हैं कि डिप्रेशन, तनाव, जिसे हम बहुत आम भाषा में कह देते हैं यार डिप्रेशन है, तो उसको हम पूरा समझें कि डिप्रेशन के पेशेंट को कैसे पहचाना जाए, उसके कारण क्या है और उसके निवारण क्या है। तो चलते हैं, आज सबसे पहला जो सेगमेंट है हमारा कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे मैं पहचानूं कि मुझे या फिर किसी बंदे को डिप्रेशन है। जैसे कि एक डायबिटिक जो ट्रीटमेंट करता है, डायबिटोलॉजिस्ट जिसे बोलते हैं, तो उसको भी डायबिटिक, क्योंकि ये अभी सर्वे आया है कि जितने डायबिटोलॉजिस्ट हैं इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड, मोर देन 50% ऑफ द डायबिटोलॉजिस्ट हैव डायबिटीज, उन्हें खुद भी डायबिटीज है। तो उसी तरीके से अगर कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी है तो ऐसा नहीं है कि उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता या किसी आम इंसान को डिप्रेशन नहीं हो सकता। तो क्या लक्षण है, क्या लक्षण के आधार पे हम ये पहचान सकते हैं कि मुझे या किसी को डिप्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहला जो लक्षण आता है वो आता है डिप्रेस्ड मूड, यानी कि मूड डिप्रेस हो जाता है। लेकिन अब इसको डिस्टिंग्विश कैसे करें? जैसे सपोज कीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ और उसका मूड डिप्रेस हो गया, तो क्या हम उसे डिप्रेशन का पेशेंट मानेंगे? तो डिप्रेशन के पेशेंट के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आधार पे हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वेदर ये एक नॉर्मल थोड़ा समय के लिए डिप्रेस्ड मूड हुआ है या इसको हम डिप्रेशन की श्रेणी में रखेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए परसिस्टेंट, यानी कि 14 दिन से ज्यादा परसिस्ट करनी चाहिए, यानी 2 वीक से ज्यादा परसिस्ट करनी चाहिए उसका वो डिप्रेस्ड मूड। और परवेसिवनेस होना चाहिए। परवेसिवनेस का मतलब क्या होता है? जैसे किसी को सपोज कर लो मेरा पेपर खराब हो गया तो मुझे मूड डिप्रेस हो गया, बट अगले ही दिन मेरा मूड अगर ठीक हो जाता है तो इसको डिप्रेशन नहीं कहेंगे। या फिर सपोज कर लीजिए कोई घटना आई, खबर आई मेरे जहन में कि मेरे घर परिवार या फिर किसी के संग कोई प्रॉब्लम आई है और मेरा मूड डिप्रेस हो गया। साइमल्टेनियसली किसी मेरे फ्रेंड ने मुझे हंसाने की कोई बात बोली तो मैं हंसने लग गया, तो ये डिप्रेशन नहीं कहा जाएगा। तो डिप्रेशन में 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, परसिस्टेंटनेस जो कि 2 वीक से ज्यादा हो, और परवेसिवनेस यानी कि किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में उसका मूड स्विंग होके, ऑल्टर होके अच्छा नहीं होना चाहिए, उसका मूड हमेशा डिप्रेस्ड ही रहेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने चाहिए और 2 वीक से ज्यादा का समय होना चाहिए। तो आपके किसी नियर वन, आपके किसी घर परिवार में ऐसा अगर है किसी का मूड डिप्रेस हो गया, जो पहले हंसता था एकदम से हंसना बंद कर दिया और 2 वीक से ज्यादा का समय हो गया और किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप हंसने की बात बोलिए या फिर कोई उसको बाहर घुमाने ले जाइए, उसके मूड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो वो डिप्रेशन की श्रेणी में कहलाएगा। एक और सिम्टम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेशेंट हमेशा आपसे बोलेगा कि मेरे जीवन में बहुत दर्द है, मेरे जीवन में कोई सुकून नहीं है, हमेशा अच्छा नहीं लगता है, कुछ खाली खाली सा जीवन में लगता है। अगर ऐसा सिम्टम 2 वीक से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, वो ऐसा ही बोले जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो डिप्रेशन की श्रेणी में जा रहा है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, अगर सपोज कर लीजिए किसी को खेलना पसंद है, कोई क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को म्यूजिक प्ले करना पसंद है, अगर उसका ये इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है और आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस कि वो अगर सिंगिंग करता था उन्होंने सिंगिंग बंद कर दी, क्रिकेट खेलता था या कोई भी गेम्स खेलता था उन्होंने गेम्स खेलना बंद कर दिया है, तो वो डिप्रेशन के श्रेणी में जा रहा है। गिल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर कोई भी चीज गलत हो रही है, उसके लिए अगर वो बंदा या फिर वो पेशेंट अपने आप को गिल्ट मान रहा है कि ये जो हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है। जैसे अभी एक लाइव एग्जांपल दूं,
मेरे पास एक पेशेंट आया था, आपको ही पता है कोरोना के टाइम पे सब लोग घर पे बंद हो गए, और उसका ये मानना था कि कोरोना में जितने लोग मर रहे हैं, जो भी इस दुनिया में हो रहा है, वो मेरी वजह से हो रहा है, वो मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, मैंने बहुत गलत काम किए, ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली है सर। इस तरीके के लक्षण लेके वो मेरे पास आया था और बहुत ही पेन की स्थिति में था, और लास्ट में उसके जो शब्द थे वो बहुत ही हॉरिबल थे सुनने में, कि अगर मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा तो ये कोरोना भी खत्म हो जाएगा। सोचिए कहां तक इंसान सोच लेता है, डिप्रेशन में उसकी जो थिंकिंग है वो कहां तक चले जाती है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण, ये शायद आप लोगों ने भी अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपने किसी लोगों ने आपको शेयर किया होगा, एवरीथिंग इज ओके, एवरी ब्लड रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन इज ओके, बट स्टिल पेशेंट बोलता है कि मुझे वीकनेस लगती है शरीर में, मेरा शरीर गिरा गिरा लगता है सर, मुझे तो बुखार जाता ही नहीं है। तो ये भी क्या है, डिप्रेशन के लक्षण है, क्योंकि बहुत सारे, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या केमिकल्स होते हैं जिसके अंदर चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा इंसान फील करने लगता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती है बट वो ऐसा फील करने लगता है। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, बच्चों में बहुत हो रहा है। लोगों को लगता है कि डिप्रेशन बड़ों की बीमारी है, बट बच्चों में भी डिप्रेशन होता है। जो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन बच्चों में होता है कि बच्चे को लगता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है। अभी मैं एक लाइव एग्जांपल इसलिए देता हूं ताकि आपको लोगों को लगे कि क्या कनेक्ट कर पाए आप उन चीजों से। अभी एक पेरेंट्स आए मेरे पास अपने बच्चे के संग, उन्होंने ये बोला कि सर जब उनकी मैम पूरा ब्लैक बोर्ड पे पूरा भर देती है तो मेरी बच्ची कंफ्यूज हो जाती है कि मैं कहां से लिखूं, क्या करूं, फिर वो लिखना बंद कर देती है और फिर कोई लिखवा ही नहीं सकता उसको। तो आप समझिए किस तरीके से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अब अगर इस चीज को पकड़ नहीं पाए, बच्चों को हम करेक्ट नहीं कर पाए, तो उसका जीवन भर ये प्रॉब्लम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि वो बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है और ये चीज परसिस्ट कर रही है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उसको ये लग रहा है कि ये चीज तो मुझे आ ही नहीं सकती, मैं कर ही नहीं सकती। तो ये भी डिप्रेशन का लक्षण है अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। दूसरा, निगेटिव थॉट्स, हमेशा वो बंदा निगेटिव ही बात करेगा, चाहे वो अपने प्रति करे, किसी और के प्रति करे या फिर भविष्य के प्रति करे, उसके मन में नकारात्मकता ही रहती है। अगर परसिस्टेंट निगेटिवनेस आपके अंदर है तो यही भी डिप्रेशन का कारण है, क्योंकि ऐसे बंदे कभी खुश नहीं रहते, हमेशा हर चीज में निगेटिव ही देखते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव भी हो रहा होगा उसमें भी वो निगेटिव ढूंढ लेते हैं, क्योंकि एक विशेष साइकिल में वो फंस जाता है। क्योंकि जैसा आप सोचते हो, अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव है तो आपके इमोशंस भी पॉजिटिव बनेंगे, आपकी भावनाएं पॉजिटिव बनेंगी, और अगर आपकी भावनाएं पॉजिटिव बनती है तो आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव बनता है। तो कहने का आशय यह है कि जो निगेटिवनेस है वो एक विशेष साइकिल ऐसी है कि वो आपको कभी खुश नहीं रहने देता, आपका मूड हमेशा डिप्रेस करके ही रहेगा। एक बहुत ही लक्षण देखने में मिलता है एपेटाइट में, यानी कि हमारे भूख में। हमारी जो क्षुधा है, उस क्षुधा में क्या होता है कि अमूमन जो डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो भूख होती है वो कम हो जाती है। एक लाइव एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। अगर कोई हम खाना खा रहे हैं और एकदम से अप्रिय घटना कुछ सुनने में आती है तो हम खाना नहीं खा पाते। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सर वो सुनते ही मेरे को वोमिटिंग होने लग गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी हो गई, लेकिन आपके मन में जैसे ही कोई निगेटिव इनपुट आया, जिसने क्या किया, आपके जो केमिकल्स है उनको इम्बैलेंस किया, जिसके कारण आपका इंपैक्ट आपके एपेटाइट सेंटर पे पड़ा और वोमिटिंग सेंटर पे पड़ा, जिसकी वजह से वोमिटिंग होने लग गई। तो इतना ज्यादा इंपैक्ट होता है हमारे थॉट्स का, हमारे विचारों का, हमारे शरीर में, हमारे मन पर। अब एक बहुत पिक्यूलर कैरेक्टर है, कभी कभी किसी किसी पेशेंट में भूख बढ़ भी जाती है। तो अगर भूख कम हो रही है, ये तो अमूमन 95% पेशेंट्स पे होता है, बट 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें भूख बढ़ जाती है। तो दोनों ही कंडीशन में अगर ये इस तरीके का सिम्टम आपके पेशेंट में आ रहा है कि जिसमें भूख या तो कम हो जा रही है या फिर बढ़ जा रही है, तो दोनों ही कंडीशन में डिप्रेशन की संभावना हो सकती है। अब आती है स्लीप। स्लीप में अमूमन आपने देखा होगा कि डिप्रेशन के पेशेंट, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं, कुछ चिकित्सक भी हैं, कुछ बहुत वरिष्ठ पदों पे रहे हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन के पेशेंट आपको मिले होंगे। तो उनमें अमूमन स्लीप जो होती है कम हो जाती है डिप्रेशन के पेशेंट में। या फिर एक खास कैरेक्टर मिलता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह के समय
जब अर्ली मॉर्निंग होती है उस समय उनकी नींद खुल जाती है 3 या 4 बजे के करीब, और फिर नींद नहीं आती। तो ये कुछ लक्षण है, ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके आधार पे हम पहचान सकते हैं कि सामने वाला पेशेंट क्या है, डिप्रेशन के श्रेणी में जा रहा है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि किसी भी बीमारी में अर्ली डायग्नोसिस इज द जिसकी अर्ली डायग्नोसिस होती है उसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है। अगर आप पेशेंट बहुत लेटर ऑन होता है डायग्नोस, तो उसमें क्या होता है कि चिकित्सा की संभावनाएं कम रहती है, क्योंकि वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अवचेतन मन है, उसमें वो चीज डीप सीटेड हो जाती है, और एक बार वो डीप सीटेड हो गई तो फिर प्रॉब्लम रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब चूंकि आप भी जानते हैं साइंस बहुत विकसित हो रही है, मेरी आवाज आ रही है ना सब तक? जी। ठीक है। तभी जानते हैं साइंस इतनी विकसित हो रही है, तो जेनेटिक लेवल पे अब हमने लक्षण जान लिया, अब हम जानते हैं क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन आता है पेशेंट में। तो जेनेटिक लेवल पे इस समय बहुत रिसर्च हो रही है। तो ये पाया गया कि हमारे जीन, एक प्रकार का जीन जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन, उस जीन में म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसका काम क्या होता है? सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि जिसे हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। जितना ज्यादा ये हमारे बॉडी में रहता है उतने ज्यादा हम लोग खुश होते हैं। इस हार्मोन की कमी की वजह से ही ऐसा होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टर जीन है, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन, इसमें म्यूटेशन होता है, इसमें विकार आने की वजह से ऐसा होता है। अब ये रिसर्च में आगे है। नेक्स्ट, कुछ स्ट्रेसर होते हैं हमारे जीवन में। लाइक सपोज करिए एक बच्चा है, मैं लिविंग एग्जांपल देता हूं अपनी सिस्टर का, उसको 12th क्लास में वो फेल हो गई थी वो। तो वो एक स्ट्रेसर था, वो एक स्ट्रेसर के कारण वो काफी लंबे समय तक, 2-3 महीने तक वो डिप्रेशन में रही। फिर हमने उसकी काउंसलिंग करी, उसकी कुछ मेडिसिन करी तो वो ठीक हो गई। या फिर जीवन में कभी किसी के घर में कोई हादसा हो जाता है, कोई शरीर छोड़ देता है, उसकी वजह से कई महीनों तक, कई सालों तक वो पेशेंट बिल्कुल गुमसुम हो जाता है। तो कुछ स्ट्रेसर आते हैं हमारे लाइफ में जिसकी वजह से ये डिप्रेशन के लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ केमिकल्स हैं हमारे ब्रेन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी मात्रा एप्रोप्रिएट मात्रा में रहती है, तो ऑप्टिमल लेवल में रहती है, तो पेशेंट बिल्कुल मतलब आम इंसान बहुत खुश रहता है, उसमें डिप्रेशन के लक्षण नहीं आते हैं। लाइक सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, ये 3 केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमूमन जो आधुनिक चिकित्सा परिप्रेक्ष्य में जो लोग चिकित्सा करते हैं, वो लोग जब डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं तो वो लोग यही 3 केमिकल्स देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन 3 केमिकल्स के कमी के कारण ही ये प्रॉब्लम आ रही है। ये हुआ हमारे केमिकल्स जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिप्रेशन में। साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव इफेक्ट्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल, अभी जैसे मैंने बताया कि विशेष साइकिल में फंस जाता है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस एंड नेगेटिव बिहेवियर, ये एक विशेष साइकिल में फंसता है जिसके कारण पेशेंट डिप्रेशन में जाता है। अमूमन क्या होता है कि हम लोग पहले इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल चीज है। बट एक बार जब हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जो एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे बन जाता है, फिर इसको तोड़ पाना पेशेंट के लिए बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। वो कहता है कि सर मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं अच्छा सोच ही नहीं पाता हूं। अब अच्छा ना सोचने के कारण ये जो विशेष साइकिल में वो फंसता है, जिसकी वजह से ये केमिकल्स भी ऑल्टर होते हैं। जैसे ही आप देखिए आपके जीवन में कुछ अच्छा घटनाक्रम होता है, तो तुरंत ही आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है। क्यों? अच्छा सोचने की वजह से, अच्छा इनपुट लेने की वजह से आपकी ये तीनों हार्मोन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, ये तीनों के तीनों बढ़ जाते हैं। और ये एक नेचुरल पेन किलर्स का भी काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कि दर्द में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, दे नो द साइंस, कि अगर मैं दर्द में मुस्कुराऊंगा तो ये जो 3 केमिकल्स हैं ये हमारे बॉडी में अच्छे से डिसॉल्व होंगे, जो कि एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एनाल्जेसिक का काम करेंगे, तो कहने का आशय ये है कि ये
जो कारण मैंने आपको बताया, चाहे वो जेनेटिक लेवल पे जो कारण हो, केमिकल लेवल पे कारण हो, या फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे जो कारण हो, या फिर जो स्ट्रेसर हो, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दी डिप्रेशन। बात करते हैं चिकित्सक परिप्रेक्ष्य, क्या हम चिकित्सा करें जिसकी वजह से हम ठीक हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए तो वो जीवन भर दवा खाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम आज का जो परिप्रेक्ष्य हो गया है वो बेसिकली चिकित्सीय दृष्टिकोण से ना होके एक हम लोग उसको बोल सकते हैं कॉमर्शियल दृष्टिकोण से हो गया है। क्योंकि अमूमन डॉक्टर्स जो पार्ट है जिससे वो पेशेंट कोप अप होकर एक नॉर्मल लाइफ में जा सकता है, एक डिजीज ड्रग फ्री लाइफ में जा सकता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। अमूमन जितने भी साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, वो साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो मनो चिकित्सक वाला जो पोर्शन है उसको छोड़ देते हैं। अमूमन लोग सीधे मेडिसिन लिख देते हैं। मेडिसिन का भी रोल है, मैं ये नहीं कहता कि मेडिसिन का रोल नहीं है, लेकिन अगर आप साइमल्टेनियसली अगर चाहते हो कि पेशेंट का 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के बाद दवा बंद हो जाए, तो उसके लिए आपको जैसे ही पेशेंट स्टेबल होता है, क्योंकि कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं, देखिए उसमें हम लोगों ने कैटेगरी डिवाइड कर दी है कि जिनमें माइल्ड लक्षण आते हैं, जिनमें मॉडरेट लक्षण आते हैं, और जिनमें बहुत ज्यादा लक्षण आते हैं, यानी कि ऐसा पेशेंट जो बिल्कुल अपनी जान देने पे तैयार हो जाता है। मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूं आपको, और मुझे बहुत खेद भी अपने जीवन में कि शायद मैंने थोड़ा सा फोर्स किया होता तो वो आज हमारे साथ होता। मेरे एक अंकल थे, उनका एक बेटा था जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में। उसके बाद वो इंजीनियरिंग पास करने के बाद कुछ सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए तैयारी कर रहा था, बट कुछ समहाउ उसका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो सीवियर डिप्रेशन में चला गया। और उनका फोन आता है मेरे पास सुबह 6 बजे कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, और वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, मैं उसे दिल्ली से लेके आ रहा हूँ, मैं रास्ते में पहुंचने हूँ। मैंने कहा आप सेंटर पे पहुंचिए। क्योंकि वो मेरे पापा के फ्रेंड थे, तो मैंने उनको समझाया सारी चीजें कि अंकल ये डिप्रेशन है, बहुत सीवियर वाला है इसको, और इसको अकेला नहीं छोड़ना है। तो मैंने कुछ उसको मेडिटेशन करवाया, कुछ उसको काउंसलिंग करी, बट स्टिल इतना ज्यादा सीवियर कंडीशन थी उसकी। मैंने उनको सिंपली बोला था अंकल इसको एडमिट रहने दीजिए। बोले नहीं बेटा, हम घर चले जाएंगे और घर पे ही करते रहेंगे ट्रीटमेंट। मैंने उसको बोला कि इसको अकेला नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। हुआ क्या, वो नॉर्मलाइज हुआ थोड़ा सा। मे भी हो सकता है कि ऐसे पेशेंट प्रिटेंड करते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। उन्होंने, उस लड़के ने बोला कि मैं ऊपर से होके आता हूँ पापा, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। वो आप यकीन मानिए ऊपर से कूद गया, और कहाँ गया उसके बाद उनको मिला नहीं। वो लोग परेशान रहे अगले 5 दिन तक, वो लोग ढूंढते रहे कहाँ पे गया कहाँ नहीं गया। 5 दिन के बाद खबर आती है कि बरेली से, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ, वो भी बरेली में थे, हापुड़ के पास कोई बॉडी मिली है, और आप आके देख लीजिए। और आप यकीन मानिए वो वही था। और ऐसे कंडीशन हो जाती है पेशेंट की। हो सकता है उस दिन मैंने उनको थोड़ा सा हार्डली बोल दिया होता कि नहीं ये नहीं जाएगा, हॉस्पिटल में रुकेगा, तो मैं भी थोड़ा लीनियंट हो गया कि घर वाला मैटर है। और ऐसे पेशेंट्स में शुरुआत के 7 से 14 दिन हमें इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव होना चाहिए, उसके आसपास ही रहना चाहिए, क्योंकि दवा भी जो जाती है वो धीरे धीरे असर करती है, एकदम से असर नहीं करती है। अभी इसमें बहुत सारी थेरेपीज आ गई हैं जो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करते हैं ऐसे पेशेंट में जिनको सुसाइडल अटेम्प्ट आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं हम बहुत लाइटली ले लेते हैं डिप्रेशन को, बट वो एक समय पे आके इतना विकराल रूप ले लेता है कि वो आपकी लाइफ को भी लेके जा सकता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग बताते हैं, माइल्ड जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, मॉडरेट तक के, उनको हम लोग बोलते हैं कि एक तो अपना डाइट आप अच्छे से रखिए, एक्सरसाइज अच्छे से कीजिए, हेल्दी फूड्स आप लीजिए, जंक फूड्स बंद कर दीजिए। जितना आप सात्विक आहार लोगे, जैसे कहते हैं ना जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो सात्विक आहार पे रखते हैं हम लोग। कोई भी ऐसा आहार नहीं जिसके अंदर राजसिक या तामसिक गुण हो, सात्विक आहार पे रखते हैं ताकि आपका मन में भी शुद्धिकरण हो, आपके मन में भी सात्विक विचार आना स्टार्ट हो जाए। मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन साथ में हम फार्मेकोलॉजी करते हुए उसको साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि एक बार क्या होगा कि आपने दवाई ली तो पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो परमानेंटली ठीक हो जाए तो साथ में आपको साइकोथेरेपी करनी पड़ेगी। बहुत सारी दवाइयां आती हैं, एलोपैथी के डॉक्टर्स बहुत सारी दवाइयां लिखते हैं, जो मैंने बताया वो सिंपल केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं, जैसे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, लाइक सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन।
आयुर्वेद में हम लोग क्या करते हैं, यही तीनों चीज एक साथ तो नहीं दे सकते, बट कुछ हमारे हर्ब्स हैं जिनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं और वो बिल्कुल सिनर्जिस्टिक इफेक्ट लेके आते हैं, इन हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, लाइक ब्राह्मी, तगर, कपिकच्छु और अश्वगंधा। ये हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसके आधार पे क्या होता है, हमारे केमिकल्स डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली बढ़ते हैं। जो कपिकच्छु है ये हमारे तीनों हार्मोन पे काम करता है, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन पे। अब बात आती है क्या हम साइकोथेरेपी करें, किस तरीके से हम पेशेंट के मना के जो विचार है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो करते हैं हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। कॉग्निटिव मतलब, कॉग्निशन मतलब होता है मन के विचार, बिहेवियरल मन के विचार को परिवर्तन करके हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं जो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जो लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। ABCDE 4 कॉलम हमें खींचने हैं। ABCDE। A इज एक्टिवेटिंग इवेंट, ऐसी कौन सा घटना हुआ आपके जीवन में जिसकी वजह से आपके शरीर पे प्रभाव आ रहा है। तो बी क्या होता है, बी इज बिलीफ, मतलब उस एक्टिवेटिंग इवेंट में आपका क्या बिलीफ सिस्टम छुपा हुआ है, आपका क्या विश्वास है, आप क्या सोचते हो, आपका कॉग्निशन क्या है। सी इज कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि शरीर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, शारीरिक स्तर पे और मानसिक स्तर पे, दोनों ही स्तर पे कॉन्सिक्वेंसेस। डी इज डिस्प्यूट। डिस्प्यूट क्या होता है, आपका जो निगेटिव बिलीफ सिस्टम है उसका क्या पॉजिटिव हो सकता है। एंड ई इज इफेक्ट, आपके उस डिस्प्यूट देने से आपके मन पे, आपके शरीर पे क्या प्रभाव आया। तो ये ABCDE, इसको जब आप करते हो और एक डायरी मेंटेन करके करना है, बिकॉज क्या है, क्योंकि आपके जब विचार निगेटिव हो जाते हैं उसको पॉजिटिव होने में कम से कम अगर आप अच्छे से करोगे तो 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन में आप देखोगे कि आपके जो विचार है वो चेंजेस हो रहे हैं, धीरे धीरे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं, कि आपका जो सोचने का तरीका हो गया है वो सकारात्मक हो गया है। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। एक बच्चा है, ठीक है, वो ये सोचता है कि जब उसके माता पिता उसको डांटते हैं तो कौन सा एक्टिवेटिंग इवेंट क्या हुआ, मम्मी पापा का डांटना, ठीक है। बिलीफ सिस्टम क्या है कि मुझे वो प्यार नहीं करते। डाटा क्यों, एक्टिवेटिंग इवेंट क्या हुआ कि वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ उतर रहा था तेजी से। ये एक सीक्वेंस हुआ, एक्टिवेटिंग इवेंट हुआ, जिसकी वजह से उसका बिलीफ सिस्टम क्या हुआ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। बच्चे की उम्र महज 7 साल है। लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। ये लाइव एग्जांपल है। तो वो क्या करता है, अपनी सांस रोक लेता है रोते रोते। अब आप सोचिएगा, इतना छोटा बच्चा सिर्फ इस वजह से रोते रोते सांस रोक ले रहा है कि मेरे माँ बाप ने मुझे डांटा, क्यों, क्योंकि मैं सीढ़ी पे उतर चढ़ रहा था। अब उसके माँ बाप लेके आते हैं क्लिनिक में कि सर ये ने सांस रोक लिए और ऐसे कर रहा है, लाल हो गया चेहरा। तो अब क्या करना है, इतने छोटे बच्चे को समझाना बहुत टिपिकल टास्क होता है, बहुत ज्यादा टिपिकल टास्क होता है। तो अब इसका डिस्प्यूट क्या देना है उस बच्चे को कि बच्चे, आपके मम्मी पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अगर आप गिर जाओगे सीढ़ियों से तो वो आपको जितना दर्द होगा उससे ज्यादा दर्द आपके मम्मी पापा का होगा। तो इस तरीके के चेंजेस जब बच्चे को आप बार बार ये इनपुट देते रहोगे, वो जितने भी उसके मम्मी पापा उसको डांट रहे हैं उसमें पॉजिटिवनेस दिखाओगे कि आपको क्यों डांट रहे हैं, आपको कारण क्या है उसके पीछे डांटने का। तो धीरे धीरे क्या होगे, उसके अंदर इफेक्ट क्या आएगा, ये आएगा कि उसको सांस जो रोक ले रहा है डांटने के बाद वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक और लाइव एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आपने सुना होगा कि वो रस्सी छू गई और उसको लगा कि मुझे सांप ने काट लिया। होता क्या है कि आपका बॉडी, मन जैसा विचार उत्पन्न करता है, आपकी बॉडी भी वैसे ही रेस्पॉन्ड करती है। तो
आपकी बॉडी भी वैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो कहने का मेरा आशय ये है कि एक आपको वो एक लाइव एग्जांपल भी याद होगा कि रशिया में एक परफॉर्म हुआ एक एक्सपेरिमेंट जिसमें उसको डेथ की सजा सुना दी गई थी न्यायालय से, लेकिन न्यायालय में उनको बोला कि अब आपको तो डेथ की सजा सुनाई दी गई है, लेकिन आपको हम एक रिसर्च में यूज करेंगे। और रिसर्च में क्या होता है कि उसको एक सांप दिखाया जाता है, उसकी आंखों में पट्टी बांध दिया जाता है और एक पिन चुभो दिया जाता है उसके पैर पे, और कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब वो डेथ होने के बाद उसका जब केमिकल एनालिसिस होता है तो देखा जाता है कि जितने चेंजेस सांप काटने के बाद आए उतने ही चेंजेस उसकी बॉडी में आते हैं, सांप काटने के बाद उतने ही चेंजेस उसकी बॉडी में पाए गए। क्यों? क्योंकि मन ने ये स्वीकार लिया था कि मुझे सांप ने ही काटा है, तो जितने भी केमिकल चेंजेस आते हैं, लाइक एट्रोपिन के जो चेंजेस आते हैं, नियोस्टेगमिन के जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, वो सारे विषाक्त तत्व उसके शरीर में पाए गए आफ्टर पोस्टमार्टम। तो कहने का आशय यह है कि आपका मन जैसा विचार उत्पन्न करता है, शरीर में वैसे ही हलचल होना शुरू हो जाती है। ये हुआ हमारा सीबीटी। दूसरा क्या होता है, कुछ हम लोग टेक्निक्स देते हैं, लाइक चेक एंड चेंज। आप अपने मन की जो गतिविधि चल रही है, मन की जो विचारों की जो ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, उसमें हमेशा क्या कीजिए, चेक करते रहिए कि मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करना है और लेट इट गो। कोई भी चीज पकड़ के नहीं रखना है। अगर आपने कुछ सुना, कोई एक नेगेटिव इनपुट आया तो उसको पकड़ के मत रखिए, उसे जाने दीजिए। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरा तो परिवर्तन ही नहीं हो पा रहा है, तो मैंने कहा मन को एक बच्चे के समान समझिए कि मन एक बच्चे की तरह है। जैसे बच्चा जब शैतानी करता है तो हम क्या करते हैं, आजकल के माँ बाप तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे हम लोग, कुछ ना कुछ उनको खिलौना दे देते हैं बच्चे को कि आप इस खिलौने से खेलिए। साइमल्टेनियसली क्या है, मन को एक बच्चे के भांति आपको स्वीकारना है, और जिस तरीके से बच्चे को हम टैकल करते हैं, मन को भी उसी तरीके से टैकल करना है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला गया है कि अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, मुझे ये मन जो है एक वायु के सदृश लगता है। जिस तरीके से वायु को हम नहीं कैद कर सकते, नहीं पकड़ सकते, उसी तरीके से मन को भी हम काबू नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो श्री कृष्ण भगवान उसका एक सॉल्यूशन देते हैं कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य से आप इसको जीत सकते हो। दीज आर द टू थिंग्स, वैराग्य एंड अभ्यास। तो वही मैं बोलता हूं अपने पेशेंट को कि सबसे पहले कि आप कुछ मन सोचे, इससे पहले आप खुद उसको एक इनपुट दे दो, एक अच्छा पावरफुल प्योर पर्पसफुल थॉट दे दो, है ना, पॉजिटिव थॉट दे दो कि वो खुद बिजी रहे उसमें। तो जैसे हम सड़क से जा रहे हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल मिलते हैं, तो हॉस्पिटल में जितने पेशेंट हैं उनके लिए अच्छे विशेष दे दो आप कि ये सभी पेशेंट स्वस्थ होकर जल्दी से जल्दी अपने घर चले जाएं। आप रोड से जा रहे हो, अगर आपको कोई रिक्शा वाला दिखता है तो उसके लिए एक अच्छा थॉट क्रिएट करोगे, परमात्मा इसको अच्छा स्वास्थ्य दे, इसको अच्छा रोजगार दे कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। कुछ नहीं दिख रहा है, रोड खाली दिख रही है, परमात्मा यहाँ से जितने भी लोग जाए सब अपने सुरक्षित घर में पहुंचे। आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, उनको थैंक्स बोलो क्योंकि उनकी वजह से हमारा जीवन है। तो जितना आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते चले जाओगे तो एक समय आएगा कि मन को भी वो अभ्यास हो जाएगा कि वो पॉजिटिव ही सोचना है, उसको नेगेटिव नहीं सोचेगा। वैराग्य का क्या मतलब है, किसी भी चीज से अटैचमेंट मत रखिए, आपको डिटैच होना पड़ेगा। इफ यू हेल्प समवन तो यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ, आपको अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा वहां से, क्योंकि अगर आप डिटैच नहीं करोगे, ये उसी तरीके से हो जाएगा। दो जुड़े हुए बच्चे हैं, अगर एक को पानी पीने जाना है तो अनविलिंगली दूसरे को भी साथ में खींचते हुए जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा दो बॉडी जुड़ी रहती है, जुड़ना बच्चे होते हैं जिनका शरीर आपस में जुड़ा रहता है। एक था जिनका सर जुड़ा था, एक था जिनका, आपने देखा होगा टीवी पे कई बार, पेपर में भी आया, तो अनविलिंगली दूसरे को उठना पड़ेगा। तो अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हो तो यू हैव टू इमोशनली डिटैच फ्रॉम दैट पर्सन, आपको उससे इमोशनली डिटैच करना पड़ेगा अपने आप को, तभी आप हेल्प कर पाओगे। चाहे वो आपका संबंध हो, संपर्क हो, संपदा हो, या फिर कोई व्यक्ति वस्तु हो, उससे आपको डिटैच करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी जो है वो अलग है। इवन आप ये शरीर से भी आप अलग हो। जो मैं बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, देख रहा हूं,
ये कोई और है, वो एक चैतन्य शक्ति है जो कि इस शरीर से भी अलग है, क्योंकि हम हर पल चेंज हो रहे हैं। इस शरीर को बोला ही गया है क्षीयते इति शरीरम, अर्थात हर पल जिसका क्षरण हो रहा है वो शरीर है। तो ये बेसिकली जो हम दिख रहे हैं ये परिवर्तनशील है, और जो भी परिवर्तनशील होता है उसकी कभी मान्यता नहीं होती, सत्यता नहीं होती है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं, एक शिशु होते हैं, विकास होते होते बढ़ते बढ़ते फिर वृद्धावस्था को हम लोग पा जाते हैं, तो हम लोग तो हमेशा चेंज हो रहे हैं। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, हु एम आई, मैं कौन हूं? तो आपको पता लगेगा कि मैं तो कुछ अलग ही हूं, और ये शरीर तो परिवर्तन होना है, पंच भौतिक तत्वों से मिला है और उसी में विलीन होना है। तो यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ। तो ये सब हम लोग मेडिटेशन के थ्रू सिखाते हैं कि कैसे अपने आप को डिटैच करना है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि मेडिटेशन सिखाती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को मेडिटेशन से जोड़ना है, सीबीटी करने के लिए बोलना है। कुछ आयुर्वेदिक पद्धति है जिसको हम लोग पंचकर्मा बोलते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। शिरोधारा, शिरोवस्ती। शिरोधारा में क्या होता है, आपको सीधे लिटाल दिया जाता है और आपके ये जो आज्ञा चक्र है यहाँ पे 6 इंच ऊपर से एक ऑयल पोर किया जाता है। वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, उनकी कंडीशन कैसी है वो अलग अलग होता है। वहां पे पोर करने से क्या होता है, ये आज्ञा चक्र जब स्टिमुलेट होता है तो ये तीनों हार्मोन्स डोपामिन, एपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन ये अपने ऑप्टिमल लेवल पे आ जाते हैं धीरे धीरे। शिरोवस्ती क्या होता है, आपके पूरे शरीर को कवर, सर को कवर कर दिया जाता है और एक पेटिका के रूप में इसको चारों तरफ से बांध दिया जाता है, और उसमें लगभग 1-1.5 लीटर ऑयल पोर कर दिया जाता है और वो आपके सर में पेनिट्रेट करता है धीरे धीरे। ये भी लगभग 45 मिनट का प्रोसेस है और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक शिरोपीछू करते हैं, कुछ ऑयल्स होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे रख करके बांध देते हैं, पूरी पट्टी, पूरी रात भर वो बंधा रहता है। तो ये कुछ आयुर्वेदिक टेक्निक्स हैं, कुछ आयुर्वेदिक औषधि मैंने बताया। साथ में मेडिसिन के संग हमको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, जिसमें मेडिटेशन हो गया, सीबीटी हो गया। हमको चैलेंज करना है अपने निगेटिव थॉट्स को, क्योंकि हम अब जानते हैं कि हमारी ये निगेटिव थॉट्स ही हमारी परेशानी का कारण है। तो जितनी जल्दी हम उसको रिजॉल्व करेंगे उतना बेटर रहेगा। साथ में कुछ जब बहुत सीवियर कंडीशन होती है, जैसे मैंने बताया कि सुसाइडल अटेम्प्ट जब आते हैं तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं हम लोग। आप लोगों ने देखा भी होगा कई पिक्चर में कि वो सर में इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं तो वो पूरा कांप रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक बहुत सिंपल टेक्निक है जिसको हम लोग करते हैं, और जहां जरूरी होती है वहीं करते हैं। जिसका जो परसेंटेज है वो 1 या 2% पेशेंट में करने की जरूरत पड़ती है। एक और थेरेपी आजकल मैग्नेट थेरेपी आ रही है, पीछे सर पे मैग्नेट लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये मानना है कि पर्टिकुलर हमारे ब्रेन का एक पोर्शन होता है जहां पे ब्लड का फ्लो सही ना होने की वजह से ये इस तरीके का डिप्रेशन होता है। तो ये थेरेपी भी आजकल प्रचलन में है। तो आज हमने जाना है कि क्या लक्षण होते हैं डिप्रेशन के, क्या कारण होते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट्स कन्वेंशनल है। तो मैं आज अपना जो मेरा वक्तव्य यहीं पे समाप्त करता हूं। अब आपके जो भी प्रश्न है वो आप लोग पूछ सकते हैं। ये प्रश्नों के लिए मैं तो अभी चूंकि मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। दीप जी आप जरा इसको कोऑर्डिनेट कर लें, क्योंकि मैं देखा राजीव जी ने शायद हाथ उठाया, राजीव रावत जी ने रेज हैंड किया है। बहुत ही अच्छा शानदार व्याख्यान था और सारा उन्होंने इतने कम समय में सारी चीजों को, सारे आयामों को उन्होंने कवर किया। दीप जी आप जरा देख लें एक बार। जी राजीव जी आप बताइए। जी नमस्कार डॉक्टर दिनेश जी, बहुत अच्छा आपका वक्तव्य रहा और बड़ा आनंद इसको सुन के आया है कि इस विषय को भी इतनी सरलता से समझाया जा सकता है। क्योंकि एक शैक्षणिक संस्थान में हूँ तो मैं यहाँ पे बहुत ही नए उम्र के लड़के लड़कियों को देखता हूँ और बहुत सी चीजों से मैं आपकी बातों का सामने स्थापित कर पाया हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो डिप्रेशन की, अवसाद की जो परेशानी हम अपने बच्चों में यहाँ पे देखते हैं, उनके व्यवहार को जब हम आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनके माँ बापों को ज्यादा बड़ी जरूरत है काउंसलिंग की, जो कि उनको इतना बड़ा दबाव में रखते हैं कि वो यहाँ आके जब एकदम खुलते हैं, यहाँ आके जैसे कि कोटा से या काकीनाडा से या और जगहों से जब कोचिंग के बाद वो फर्स्ट ईयर में यहाँ जब इंजीनियरिंग के लिए आते हैं आईआईटी में, तो उनके व्यवहार में जो उच्छृंखलता आती है, जो इतना खुलापन आता है, और उसके बाद मतलब मैं उसको बहुत पब्लिकली बता नहीं सकता, और जब वो उसका जब दुष्परिणाम आता है तो फिर हम बड़ा दुखद है ये हमारे लिए कि हमारे देश में हम 23 आईआईटी हैं और आईआईएम वगैरह हैं। हम लगभग संख्या नहीं बताऊंगा,
लेकिन बहुत से होनहार बच्चों को खो बैठते हैं। तो क्या समाज को, पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए हम अपने स्तर पे क्या करें, मेरा सवाल ये है। आपने बहुत ही क्वेश्चन रेज किया है। उसके लिए मैंने बताया ना, जो लक्षण है, जितनी जल्दी हम डायग्नोसिस बनाएंगे कि ये बंदा डिप्रेशन के अवसाद की श्रेणी में जा रहा है, उतनी जल्दी हम ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं जो आकांक्षा और अपेक्षाएं हैं वही डिप्रेशन का बहुत ज्यादा कारण हो जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन है हर माता पिता का, वो एक बर्डन के रूप में ले लेता है इंसान, और वो ये सोचता है कि मैं उनकी जो ये एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, तब कहीं जाके वो डिप्रेशन की श्रेणी में। माता पिता को व्यवहार से ही पता लग जाना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो विषय है इसको एक नेशनल इश्यू बनाना चाहिए और इतना ज्यादा अवेयर करना चाहिए न्यूज चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि दीज आर द पॉइंट्स। अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट्स आ रहे हैं, देखिए सबसे मेन चीज क्या है, एक जीवन जीवित रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जीवन समाप्त हो जाए केवल डॉक्टर बनने के प्रति या फिर इंजीनियर बनने के प्रति, तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही बेमायनी हो जाता है। आपका जब जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या ऐसा डॉक्टर बना के, क्या ऐसा इंजीनियर बना के फायदा है। बहुत सारी चीजें, अभी हमारे SRMS हॉस्पिटल है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, वहां पे कई लोगों ने सुसाइड किया। उसका कारण यही था, देखने में आया कि या तो वो विसंगति में पड़ गए, कुसंगति में पड़ गए, संग दोष के कारण ऐसा हुआ, या फिर कुछ केसेस में ऐसा आया कि उनको सप्ली लग गया, क्योंकि आपने एडमिशन तो करा दिया प्राइवेट कॉलेज में करोड़ों रुपए देकर के, बट क्या आपका बच्चा केपेबल था, ये आपने नहीं सोचा। तो बच्चे की केपेबिलिटी कितना जरूरी है, और जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बने। कुछ बिजनेस करवा सकते हो, वो उनकी जो इंटरेस्ट जिसमें है उस बच्चे का, आप वो चीजें करा सकते हो। तो इसको नेशनल इश्यू बनाना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे WHO की गाइडलाइंस आती हैं वैसा हर जगह पे प्रसारित होना चाहिए, ताकि लोग उन लक्षणों को याद कर ले, और जैसे ही वो देखे कि इस तरीके के लक्षण हमारे बच्चे में आ रहे हैं, तो तुरंत उसको फिर किसी काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। ये मेरा सजेशन है इसके लिए। की बात बिल्कुल सही सर। एक मिनट और लूंगा मैं। यहाँ पर हम बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं, मैं उन सबके लिए भी इस बात को लूंगा कि देखिए, जब हम बच्चे के माँ बाप को सूचित करते हैं ना कि आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसका लक्षण ऐसा लग रहा है, तो ये मतलब ये समाज का एक समाज में रोग आ गया है कि बहुत से माँ बाप हमें उत्तर ये देते हैं, अरे सर उसका तो एग्जाम आने वाला है, फिर उसकी प्लेसमेंट का क्या होगा, उसका पैकेज कम रह जाएगा। मतलब ये सोचिए कि माँ बाप को बच्चे से ज्यादा उस पैकेज की चिंता हो गई है, और जब एक दिन हम दुर्घटना की खबर देते हैं तो फिर हमारे ऊपर केस होता है, आपने बताया नहीं, आपने केयर नहीं की। इस तरह का आप लोग टीवी वगैरह में, न्यूज़पेपर में देखते होंगे। चलिए हम इस विषय में आगे फिर और आपसे रस्से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा समीचीन विषय उठाया और बड़े बहुत अच्छे तरीके से आपने किया। हम सबका आभार स्वीकार करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। रेखा जी आप बताइए। हाँ, डॉक्टर साहब आपने अच्छी तरह बताया है। फिर भी डॉक्टर, जब हमेशा फिक्र रहती है और कुछ काम करने में मन नहीं हो रहा, तो वो डिप्रेशन का साइन है क्या? मैम, अगर ये साइन आपका 2 हफ्ते से ज्यादा आ रहा है तो हाँ, ये डिप्रेशन है। और इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं तो आप किसी भी काउंसलर से मिलिए या फिर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिलिए। शुरुआत में दवा हो सकती है, लेकिन आप लोग, मैं देखता हूँ सुबह सुबह बैठ के योग करते हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन इस बीमारी के रिगार्डिंग है वो है योग निद्रा। योग निद्रा अच्छे से कीजिए आप, ठीक है, ध्यान अच्छे से कीजिए, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए। और अगर आपके आसपास कहीं पे आयुर्वेदिक चिकित्सक कोई है तो वहां पे जाके आप शिरोधारा या शिरोबस्ती ले सकते हैं, उससे आप नेचुरली हो सकते हो। अगर कई लोग कहते हैं कि हम दवा नहीं लेना चाहते, तो उसमें क्या कि अगर आप शिरोधारा करोगे तो आज्ञा चक्र आपका स्टिमुलेट होगा, तो आपके जो ये जो कमी आ जाती है जिसकी वजह से डिप्रेशन आता है, वो नेचुरली कर सकते हैं। तो अगर 2 ज्यादा ऐसा लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, काम में मन नहीं लगता है, तो हाँ, ये डिप्रेशन है। हाँ, तो मुझे ऐसा फिक्र चिंता रहती है, वो ऐसा बहुत दिन से हो गया, मगर मैं मन को समझाती हूँ ऐसा ही। और रात को नींद आती है टायर्ड होने के बाद में, तो एकदम जैसे जाग आती है, विचार कुछ आए तो मन के समझा के ठीक कर सकते हैं। मन तो बच्चे जैसा है, बच्चे को जैसा आप समझाओगे
सर करेगा, है ना? मैं इसमें एक हस्तक्षेप कर रहा हूँ जी। एक सेकंड दीप जी। हमारे बीच में देश के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता श्री संतोष तनेजा जी जुड़े हुए हैं। मैं लुधियाना से, मैंने बताया था, मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आप इस संबंध में, क्योंकि आपने 7,000 से भी ज्यादा सिविल सर्वेंट्स को गाइड किया है, तो आपका, जैसे अभी इंजीनियरिंग की भी बात कर रहे थे राजीव रावत जी, तो आपका भी कुछ अनुभव है जो आपके साथ साझा करना चाहते हैं श्री संतोष तनेजा जी? डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल भी इस समय जो ये क्रम चल रहा है और जो इसकी उपयोगिता मैं देख रहा हूँ, मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ। और मैं मन से बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ आपको सुनकर। मुझे पहली बार समझ में आया कि कितने सरल तरीके से और कितने अच्छे प्रकार से इस बात को समझाया जा सकता है। शायद मैंने पहली बार ऐसा सुना है और आपसे सुना है। मैं केवल एक बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ, वो ये है कि समाज में कुछ नोशंस बन जाते हैं और उन नोशंस के कारण से एकदम तुरंत रेजिस्टेंस आता है। वो मुझे लगता है कि डिप्रेशन शब्द है। अगर हमने अंग्रेजी से डिप्रेशन शब्द उठाया है, किसी को भी अगर कहा जाए कि भाई आपको शायद डिप्रेशन की बीमारी है, बीमारी नहीं कहेंगे तो भी उसको समझ में आता है कि बीमारी कह रहे हैं। कुछ ऐसा कोई आयुर्वेद में इसका पर्याय शब्द हो जिसको हम प्रचारित करने का प्रयास करें, जो धीरे धीरे उसको समझ में आ जाए, बजाय इसके कि वो डिप्रेशन का एक स्टिग्मा मिलते ही वो तुरंत रिवर्सल पर आए, उसके परिवार के लोग रिवर्सल पर आए। पता नहीं मैंने कितनी आपसे ये कोई सहमति की है, परंतु मेरा छोटा सा सुझाव ये है। बिल्कुल सर, देखिए आयुर्वेद में तो इसको अवसाद बोलते हैं। देखिए जो हमारी संहिताएं हैं, जिसको हम लोग बृहद संहिताएं बोलते हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, उसमें बहुत आयत में इसका नाम प्रचलन में नहीं है, क्योंकि जिस समय पे वो संहिताएं लिखी गई उस समय मेरे ख्याल से जो युग था, मे भी त्रेता युग रहा हो उसमें, तो उस त्रेता युग में इतना ज्यादा जीवन में जो मानसिक तनाव थे वो था ही नहीं। बेसिकली बहुत मेंटली स्टेबल रहते थे वो लोग। लेकिन जो हमारी लघुत्तरी आई, जैसे माधव निदान काश्यप संहिता, इसमें अवसाद शब्द का यूज आया, प्रयोग किया हुआ मनोविकार में। तो मुझे लगता है कि अगर हम अवसाद, और देखिए सबसे पहले क्या है, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जब हम उनको बोल देते हैं, जैसे मैंने बताया, वीकनेस इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, एवरी रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, एवरी इन्वेस्टिगेशंस आर नॉर्मल, स्टिल पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मुझे बुखार रहता है या मेरे शरीर में दर्द रहता है। मैं कहता हूँ 99 तक कोई फीवर नहीं है, उनका जो टेम्परेचर रहता है 97, 98, रिपोर्ट आप नॉर्मल, तो हम कैसे मानेंगे आपको कोई बीमारी? तो जब कहते हैं कि आपको डिप्रेशन है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है, फिर हम काउंसलिंग करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो पता लगता है कि घर में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है और जिसकी वजह से बाहर। तो मैं ये कह रहा बेटी आती एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि ये सुनकर कि मैंने जब डायग्नोज बनाया कि आपको डिप्रेशन है, तो वो पेशेंटों का ट्रीटमेंट करना बहुत टफ हो जाता है, जो पेशेंट खुद में इस चीज को एडमिट नहीं करते दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन इज जस्ट लाइक, जैसे कि हम एक हार्ट है तो हार्ट की बीमारी हो गई है तो ताउम्र वो हार्ट की दवा खाता है। इसी तरीके से ये समझना पड़ेगा, ये ब्रेन है, ये मन है, मेंटल इलनेस है, और ये भी एक बीमारी है और ये दवा लेकर के ठीक हो सकता है। इसलिए जो जितनी भी मेंटल इलनेस की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक नहीं होना चाहती। एक तो जो चिकित्सीय परिप्रेक्ष्य है वो गलत हो जाता है, वो सिर्फ ड्रग के ऊपर हो जाता है, फार्माकोलॉजिकल हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट सालों साल, मैं तो कहता हूँ जीवन भर वो दवाओं पे ही रहता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, कितने दिनों से परेशान हो आप, 15 साल, 25 साल, 30 साल, तो इस तरीके के पेशेंट आते हैं। तो हमें थोड़ा सा दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा, फार्माकोलॉजिकल के संग साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट साथ में देना पड़ेगा ताकि वो ठीक हो सके। और रही बात शब्द के चयन की, तो मैं बताना चाहता हूं कि अवसाद शब्द का यूज आया है हमारी संहिताओं में, लेकिन आजकल गूगल का समय है, अवसाद बोलते ही वो तुरंत गूगल करेगा और उसको उसका पर्यायवाची मिल जाएगा डिप्रेशन। तो इसका सर कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, कोई और नाम ऐसा आ जाए। लेकिन रही बात संहिताओं की, तो वहां पे अवसाद शब्द का यूज आया है।
थैंक यू। आगे कर लें दीप जी। हाँ, मृदुल दीदी जुड़ी हुई है ऑस्ट्रेलिया से। मृदुल जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, हेलो। जी दीदी, बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, ये जब शब्द ढूंढने की बात हो रही है, उसमें मुझे अभी एक विचार आया कि टूटे संकल्पों का बोझ ही अवसाद है। तो ये टूटे संकल्प अर्थात बहुत कुछ की चाहना, और जो ये निराशापूर्ण विचारों से जो हमारे ये चिंतन जो है विकृत हो जाता है, तो हमारी मानसिक संतुलन जो बिगड़ जाता है, तो इसको विचारों से ही ठीक किया जा सकता है। साथ में दवा चले, लेकिन उसके साथ साथ स्वस्थ विचारों का भी पोषण होना चाहिए। उसको बहुत कुछ धार्मिक और जो हमारी दार्शनिक और जो मनोवैज्ञानिक है, उनको आत्मसात करना चाहिए और ध्यान दबाइए जाते हैं। तो मैं दूसरे ढूंढने के परिप्रेक्ष्य में जो मैंने कहा कि टूटे संकल्पों का बोझ ही अवसाद, और बहुत कुछ चाहना और जो मिलता नहीं वो अवसाद बन जाता है। तो इसको विचारों से ही ठीक किया जा सकता है, जैसे कांटे से कांटा निकलता है। धन्यवाद। पवन पांडे जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी सर, मैं सोरियासिस के बारे में पूछना चाह रहा था। एक्चुअल में सर से पहले भी मुलाकात हुई है डॉक्टर दिनेश सर से। कैसे है पवन जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देख के बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे है? अभी सर थोड़ा सा है, अभी खत्म नहीं हुआ है बाकी। बिल्कुल, देखिए सोरियासिस मैं बताना चाहता हूँ पवन जी, हमारा जो हॉस्पिटल खुला था यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से 3rd पेशेंट थे जो आए थे यहाँ पे। मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर अरविंद, उनके रेफरेंस के थ्रू, और बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा चीज क्या है, देखिए मुस्कान देखिए पवन जी की कितनी अच्छी है। देखिए सोरियासिस एक, आप तो इसके बारे में सब जानते ही हैं। इसमें सबसे मेन चीज क्या है, इसका जो प्रभाव है वो आहार का प्रभाव भी पड़ता है इस बीमारी पे, और साथ में हमारे जो विचार है उसका प्रभाव भी पड़ता है। और ये स्टिल एक बहुत मैं कहता हूँ कि अभी भी एक तिलिस्म है सोरियासिस हम लोग के लिए। और चूंकि हम लोग आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा करते हैं इसकी, तो इसमें सर का भी हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया, वमन चिकित्सा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था और रिजल्ट भी आए थे। बट होता क्या है कि ये रिकरेंस बहुत करता है। कभी कभी सीजनल रिकरेंस होता है, कभी कभी हम लोग का स्ट्रेस लेवल इतना, मैंने बताया स्ट्रेसर, जो स्ट्रेसर्स होते हैं वो इतने ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जो 3 केमिकल्स हैं ना हमारे, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन और डोपामिन, इसका प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ता है। और इसमें एक ऐसी चीज है, देखिए आप लोग जैसी मनस्थिति रहती है, हमारा जो त्वचा होती है वो भी उसी तरीके का रिस्पॉन्स देती है। तो सोरियासिस के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें तीनों लेवल पे, जब सर भी आए थे तो हमने यहाँ पे इनको तीनों लेवल पे किस तरीके से आप मेडिटेशन करना है, आपको डाइट कैसे रखना है, साथ में सोरियासिस के बारे में जितना भी हम इनको एक्सप्लेन कर सकते थे वो हम लोगों ने किया था। मैं यही बोलना चाहता हूँ पवन जी, जब भी आपको ये बढ़े ना, तब आप एक काम किया कीजिए। मैंने आपको बताया था कि पेट साफ होना चाहिए, तो जो अभी पित्त का चूर्ण होता है उसको आप नित्य विरेचन के रूप में ले लिया करो, जब तक ये सबसाइड ना हो जाए। और ये सीजन आपको पता है कि इसमें थोड़ा ज्यादा होता है ये। तो अभी क्या है, शरद ऋतु ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। इसमें शरद ऋतु में ही खत्म हो ही गई है, हम लोग एंटर कर गए हैं, है ना, हेमंत में हम लोग एंटर कर गए हैं, हेमंत ऋतु में। तो अगर आप नित्य विरेचन अगर लो, आप अभिपित्त कर चूर्ण रात में लगभग 25 ग्राम ले लिया करो, ठीक है, शहद में मिक्स करके दूध के संग। तो उससे क्या होगा, मोशन होगा, आपकी जितनी सेल्स है वहां से टॉक्सिन्स क्लियर हो जाएंगी, तो वही ठीक हो जाएगा। और साथ में आप मेडिटेशन तो करते ही हो, बहुत अच्छे व्यक्ति के इंसान हो। थैंक यू सो मच सर। आहूजा जी, एक मिनट, आपका भी नंबर इसके बाद है। राजेंद्र आहूजा जी, आप जी प्रणाम डॉक्टर दिनेश जी, मैंने आपका पूरा व्याख्यान सुना, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा ये ज्ञान दीजिए कि आयुर्वेदिक सहयोगी मेडिसिन और आहार में
आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे चले, तो इसके बाद थोड़ा समझे। जी देखिए, मैंने बताया 3-4 मेडिसिन हैं, उसको आप ले सकते हो। सबसे पहले ब्राह्मी, कपिकच्छु, तगर और अश्वगंधा। ये 4 मेडिसिन अगर आप लेते रहते हो तो जैसा मॉडर्न मेडिसिन काम करेगी तुरंत वैसा तो नहीं होगा, बट 10-15 दिन में आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ब्राह्मी, कपिकच्छु, तगर और अश्वगंधा। ब्राह्मी, तगर, कपिकच्छु और अश्वगंधा, ये आप लीजिए। साथ में आहार में मैं बताना चाहता हूं कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें अखरोट जो होता है वो बहुत अच्छा काम करता है। आप देखिए, अखरोट की संरचना बिल्कुल ब्रेन जैसी होती है, और हमारे आयुर्वेद में ये सिद्धांत है सामान्यम वृद्धि कारणम। जैसे गाजर आप देखिए, उसको काटेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन तो आंखों की तरह लगेगा, तो गाजर खाने से आंखें बढ़ती हैं, आंखें अच्छी होती हैं। मशरूम आप देखिए, बिल्कुल किडनी जैसा लगता है, तो मशरूम खाने से किडनी दुरुस्त होती है। तो सामान्य वृद्धि कारणम है। अनार लाल होता है, ब्लड लाल होता है, इसलिए वो ब्लड को बढ़ाता है। चुकंदर का कलर रेड होता है तो वो भी ब्लड बढ़ाता है, तो सामान्य वृद्धि कारणम। तो ये अखरोट जो है, अगर आप नित्य 2 अखरोट सेवन करते हैं, आप जिस एज में है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 अखरोट आप लीजिए, उसको रात में छील के रखिए, हल्का भिगो के रखिए, सुबह शहद में डिप, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो शहद में डिप करके आप ले सकते हैं। और शहद मैं बताना चाहता हूँ, अगर प्योर है अगर, तो वो डायबिटीज को, शुगर को नहीं बढ़ाता है। अमूमन होता क्या है, जो भी हम लोग का मार्केट में अवेलेबल है वो सब चीनी बेसिकली ज्यादा होती है, उसमें शहद होता नहीं है। तो अगर ओरिजिनल शहद कहीं मिल जाता है तो आप डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं। अगर ओरिजिनल नहीं मिलता है तो आप शहद का प्रयोग मत कीजिए, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो 2 अखरोट आप जरूर लीजिए। और सात्विक आहार, अभी मैंने बोला ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो बिल्कुल सात्विक आहार आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर किसी को डिप्रेशन है तो आप देखेंगे कि कैसे आपके अंदर चेंजेस आएंगे। और नित्य कोई भी शास्त्र आपको पढ़ना है, जब वो शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्र की जो वाइब्रेशंस है, भगवत गीता हम सबका एक शास्त्र का शिरोमणि माना गया है। अगर आप उसका अध्ययन रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन, मैक्रो प्रॉब्लम से लेके माइक्रो प्रॉब्लम तक का सॉल्यूशन हमारी श्रीमद् भगवत गीता में है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी आप बताएं। अनूप जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, मेरा छोटा बच्चा है एक, मतलब छोटा तो नहीं, 30-32 साल का हो, उसको कोई भी काम के लिए अपन कहते हैं तो नेगेटिव पहले सोचता है हर काम के लिए। जैसे पानी के लिए मोटर चला दो तो लाइट चली गई होगी, बाजार चले जाओ सब्जी मंडी होगी, कार्य में पहले बात को पॉजिटिव, तो मैं उसको हमेशा क्यों लेता, आप कितने भी काम के बाद क्या कारण है? सर अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई बंदा किसी भी चीज में निगेटिवनेस ढूंढ रहा है, चाहे वो अपने प्रति ढूंढे, किसी और के प्रति ढूंढे या अपने फ्यूचर के प्रति ढूंढे, तो अगर ये लक्षण 2 हफ्ते से ज्यादा के आ रहे हैं, और जैसा आप बता रहे हो काफी समय से ही होंगे, अगर उनकी उम्र 30 वर्ष है तो आपको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा और किसी मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक को दिखाइए आप। ये डिप्रेशन के लक्षण है, आगे जाके ये और किसी भी लक्षण में परिवर्तित हो सकता है, जो कि फिर और ज्यादा विहंगम हो सकती है। तो इसलिए ये अभी सही समय है, अगर वो बातों को समझने की स्थिति में है तो या तो किसी काउंसलर से उनको मिलाइए या फिर साइकियाट्रिस्ट से मिलाइए। जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतने बेटर रिजल्ट आएंगे। जी जी जी, नहीं उसके बाद जैसे मैं फिर उसको दूसरे कार्य में मोड़ देता हूँ, मैं किसी भी कार्य में मोड़ देता हूँ, या बच्चे को छोटे बच्चे को दे दिया या इसको घुमा ला फिरा ला, तो नहीं फिर उसमें दिखती नेगेटिव वैसे ठीक रहता है। दिन भर खूब काम, अपनी मर्जी से खूब काम करता रहेगा, सारे कार्य करेगा घर के। दीप जी धन्यवाद। तो मेरे को कभी कभी शंका हो जाती है समाप्ति की तरफ। एक मिनट में कंक्लूड कर दूं सर का, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अभी क्या बोला कि वो अपनी मर्जी से तो सारी चीजें करते हैं, उसको अगर बोला जाएगा किसी चीज के लिए तो उसमें निगेटिवनेस ढूंढेगा। तो मैंने बोला ना, अपने प्रति या किसी दूसरे के प्रति या फ्यूचर के प्रति, ये तीनों ही लक्षण है।
तो वो माइल्ड है अभी, या आगे जाके मॉडरेट और सीवियर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, या तो आप उनको मेडिटेशन या फिर किसी भी काउंसलर से आप मिलवाइए ताकि वो सीबीटी उन्हें बता सके किस तरीके से ये हो सकता है। ठीक है, तो एक बार ऑडियो ऑन करके हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद दें, तालियां बजाकर। एक बार प्लीज सब लोग अपना ऑडियो ऑन करके, सभी लोग ऑडियो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डॉक्टर डाबर का हनी कैसा रहता है, शुद्ध है? मैं सर को दीप सर को एक नंबर देता हूँ। हम लोग खुद जहाँ फार्मिंग कराते हैं, आप उस व्यक्ति से बहुत ही आप देखिए बहुत महंगा मिलता है और वो मात्र 150 रुपए लीटर देता है, क्योंकि ओरिजिनल शहद है उसका और वो बहुत बड़ी विदेश की कंपनियां हैं वहां को सप्लाई करता है, हम लोग वहां से लेते हैं। तो मैं नंबर शेयर कर देता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करके ले सकता है। अच्छा। और हालांकि अभी जो हमारे पास है डाबर का जो बाजार में मिलता है वो ठीक है, अभी उससे काम चला लीजिए, बट डाबर का अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ किसी का भी अच्छा नहीं है। मैंने बहुत टेस्टिंग बहुत ज्यादा यूज होता है। मेरा 2 क्विंटल का कंजम्पशन है साल भर का, हम लोग के चिकित्सा में जो लगता है, तो हम लोग करवाते हैं अलग से। नंबर शेयर। अच्छा, फिर अभी जो बाजार में अवेलेबल है उसमें कौन सा ठीक है? हितकारी एक कंपनी है, उसका ठीक है थोड़ा बहुत, आप नोट कर लीजिए। कौन सी कंपनी डॉक्टर? हितकारी। कंपैरेटिवली ठीक है, कंपैरेटिवली। मितकरी, हितकारी, हित होता है ना, हितकारी। हाँ, स्पेलिंग बोलिए। हितकारी। दीप जी। अच्छा, सभी लोग अपना थोड़ा सा माइक को बंद कर लें और शांति पाठ कर लेते हैं। उसके बाद यदि कुछ आप लोगों का होगा तो आप बताइएगा। रेखा जी, आप अपना माइक को बंद कर लीजिए प्लीज। बार मैं म्यूट कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। गर्दन सीधी, गहरा लंबा सांस पर है। ओम का उच्चारण। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी। और मेरा आपसे एक अनुरोध भी है कि कभी आप मेडिटेशन और जो आप योग निद्रा के लिए कह रहे थे, कभी हमारे साधकों को उसका भी आप अनुभव दिलाएं। आप बहुत अच्छा मेडिटेशन कराते हैं। पिछली बार आपने थोड़ा सा संक्षिप्त में मेडिटेशन भी कराया था। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। डॉक्टर साहब, आपका फोन नंबर? जय श्री राम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, वेरी नॉलेजेबल, बहुत फायदा हुआ लोगों को। थैंक यू। नंबर मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छी जानकारी दी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।